हेलो फ्रेंड्स, हम इंडक्टिव मेथड और प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड के अंदर पहले हमें रूल्स बताए जाते हैं, देन उसके बाद हम एग्जांपल्स के साथ उन रूल्स को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो मतलब इट इज़ टोटली अपोजिट टू इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड के अंदर क्या रहता है, पहले हमारे पास एग्जाम्पल आता है, देन रूल्स आते हैं। इसके अंदर पहले रूल्स आएंगे, देन उसके बाद हम उसको वेरीफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे। इसके इसके अंदर मैक्सिम्स क्या रहेंगे, बिल्कुल उसके उल्टे, जर्नल टू स्पेसिफिक। इसके अंदर हम रूल से एक ऐसी चीज़ की तरफ जाते हैं जो हमें पहले से पता है, जिसके साथ हम पहले से फेमिलियर हैं। रूल टू एग्जाम्पल, ठीक है। अननोन टू नोन, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो हमें नहीं पता, पहले हमें वो बता दिया जाता है, देन उसके बाद हम उससे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकालते हैं जो हमें पहले से पता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, पहले हमारे पास वही चीज़ आती है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना, देन उसके बाद हम उसकी तरफ जाते हैं जो चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, या फिर हम जिसको ईजिली अपनी प्रीवियस नॉलेज से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर स्टेप्स क्या रहेंगे, जर्नलाइजेशन, रिलेशनशिप एंड वेरीफाई। पहले आपको रूल बता दिया जाएगा इसके अंदर कि आपका ये रूल है, ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2। तो आपको रूल बता दिया। यहाँ पे आपको आपका उस रूल के साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को यूज़ किया जाएगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू किया जाएगा। 60/2, यहाँ से आपको वेरीफाई हो जाएगा कि 4, 8, 60 ऑल आर इवन नंबर्स एंड ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे जिनके ज़रिए आप वेरीफाई करेंगे क्या ये रूल सही है या गलत है। देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या नहीं पता, ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, आपको 2 के बारे में पता है, आपको डिवाइड करना आता है। तो जो नॉलेज आपको पहले से है, वो आप उसको यूज़ करके, जो आपको रूल पहले से बता दिया गया है, आप उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या हैं, जब बहुत बड़ा क्लासरूम हो, बहुत ज़्यादा बच्चे हों, जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं। अब वहाँ पे आप इंडक्टिव मेथड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन में कोई बच्चा कितना भी टाइम ले सकता है, एंड हमें हर एक की तरफ ध्यान देना है, इंडिविजुअली हमें हर एक को कंसीडर करना है। तो वहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। लार्ज क्लासेस में वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिडक्टिव मेथड यूज़ करेंगे। जब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, डिडक्टिव मेथड को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है। पहले हमें रूल बता दिया, फिर हम एग्जाम्पल बता दिया, देन हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी ओवर दैट रूल, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या है, एग्ज़ाम्स के टाइम हम कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं करते। जो हमें पहले से पता है, जिस चीज़ को हम इजीली कम टाइम के अंदर सीख सकते हैं, हम उन्हीं चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो हम उन सब चीज़ों को सीखने के लिए, रिवीजन के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिडक्टिव मेथड। इमीडिएट एप्लीकेशन, जैसे ही आपको रूल बता दिया, आपने इमीडिएटली उसको अप्लाई कर दिया। आपने इधर उधर कुछ नहीं देखा, ना सोचा उसके बारे में, ना उसके और पर्सपेक्टिव के बारे में सोचा, ना एडवांटेजेस ना डिसएडवांटेजेस। आपको रूल बता दिया, आपने सीधा उसको एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करके देखना शुरू कर दिया। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि आप वेरीफाई तो कर ही नहीं रहे हैं, इधर उधर का कुछ ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हैं, तो इसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं रहती। जो आपकी थिंकिंग है वो कन्वर्जेंट रहेगी। कन्वर्जेंट मतलब यू विल थिंक ओनली इन वन डायरेक्शन, यू विल नेवर थिंक इन अदर डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये आपकी थिंकिंग कौन सी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। इसके अंदर टीचर कंट्रोल्ड क्लास है इसकी। आप इसके अंदर ना ये बोल सकते हैं कि ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये इसके मेरिट्स हैं, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। टीचर कंट्रोल्ड है ये। टीचर कंट्रोल्ड मतलब सारा कंट्रोल टीचर के हाथ में है, बच्चा सिर्फ उसके अकॉर्डिंग एक काम करेगा। एक पपट की तरह बच्चा रूल्स को फॉलो करके एग्जाम्पल्स को वेरीफाई करेगा और कुछ नहीं। यूज़फुल फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस, जो बड़े बच्चे हैं हम उनके लिए ही इसको यूज़ करते हैं, छोटे बच्चों के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसकी डीमेरिट है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस। अगर हमें किसी चीज़ का रट्टा मारना है, रोट मेमोरी के लिए ये सही है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है। कोई भी चीज़ जो टीचर कंट्रोल्ड है वो साइकोलॉजिकल हो ही नहीं सकती। ठीक है,
जिसके अंदर बच्चा बिल्कुल ही पैसिव बन के बैठा है, बच्चा सोच ही नहीं रहा है, आपको रूल दे दिया, आप सिर्फ उस चीज़ को वेरीफाई करके देख रहे हैं, यू आर नॉट थिंकिंग इन डिफरेंट वेज, तो वो चीज़ साइकोलॉजिकल नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स आर पैसिव, स्टूडेंट्स बिल्कुल पैसिव हैं, कोई भी नई नॉलेज, कोई क्रिएटिविटी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, बस इसको हम बड़ी क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड है एनालिसिस मेथड। एनालिसिस मेथड के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ठीक है, तो ब्रेक्स अ प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप एंड रीचेस द सोल्यूशन। ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने आपको बोला कि ए प्लांट इज़ डाइंग, प्लांट क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वो मर रहा है, मतलब वो सूख रहा है प्लांट अपना, तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो आपने सोचा क्या जो उसकी मिट्टी है वो सूख चुकी है। ठीक है, मिट्टी क्यों सूखेगी, क्या उसके अंदर इनफ पानी नहीं है, मतलब हमने उसको वाटरिंग नहीं किया प्लांट को, क्या वहाँ पे जहाँ पे प्लांट पड़ा है वहाँ पे सनलाइट नहीं है, क्योंकि अगर सनलाइट होगी तभी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना बनाएगा। ठीक है, क्या वहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े हैं, या वहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं वो प्लांट की सूटेबल नहीं है। तो अब सारी चीज़ों को एक एक स्टेप बाय स्टेप इन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वी एनालाइज्ड ईच रीज़न स्टेप बाय स्टेप टू फाइंड अ कोज को पता करने के लिए, इस रीज़न को पता करने के लिए कि प्लांट ख़त्म क्यों हो रहा है, प्लांट किस लिए सूख रहा है, वाई इट इज़ ड्राइंग। हम डिफरेंट स्टेप्स रीजंस को देखेंगे स्टेप्स के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस मेथड। इसके अंदर हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि प्लांट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम डिफरेंट स्टेप्स के अंदर उसको एनालाइज करके देख रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। जैसे देखिए, अब मैथ के अंदर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3x-5 इज इक्वल टू 10। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेप के अंदर ये जो हमारा सम है वो सॉल्व हो जाएगा। तब यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ हुआ है, हमारा एनालिसिस मेथड। इस मेथड की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ डिस्कवरी। इसके अंदर हम कुछ नया खोजते हैं, देखो यहाँ पे कुछ नया हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने इस प्लांट के लिए सोचा है ना, हम इन द फ्यूचर और कोई प्लांट के बारे में जब हमसे कोई डिस्कस करेगा, हम उसको भी ऐसे ही गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड ऑफ डिस्कवरी है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, हमारे अंदर रीजनिंग की क्षमता आती है, हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं, हम देखते हैं कि प्लांट सूख रहा है तो क्यों सूख रहा है और कैसे हो रहा है ये सब। ये जो सनलाइट है उसका, सनलाइट की वजह से प्लांट क्यों सूखेगा, बिकॉज अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अगर पानी नहीं होगा तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो हम हर चीज़ के कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग। इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन है। अब हर एक बच्चा अपने अपने तरीके से क्वेश्चनिंग रेज करेगा, तो यहाँ पे टीचर के पास और टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन होगी इन द क्लासरूम। तो ठीक है, यहाँ पे जो लर्निंग है हमारी कौन सी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, साइकोलॉजिकल बेस्ड है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलेंगे, टीचर भी बोल रहा है, स्टूडेंट्स आर एक्टिव, तो उस टाइप की लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, हमेशा साइकोलॉजिकल बेस्ड लर्निंग। तो इसके अंदर जो लर्निंग होगी वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगी। ये नहीं कि बच्चे ने एक दिन कॉन्सेप्ट सीखा दूसरे दिन भूल जाएगा, नहीं, क्योंकि उसने रीजनिंग की है, उसने लॉजिकली चीज़ों को सोचा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी डेवलप हुई है, तो चीज़ें हैं जो उसको लाइफ लॉन्ग के लिए याद रहेंगी। सिंथेसिस मेथड अभी बिल्कुल उसका उल्टा है, क्योंकि इसके अंदर हम छोटे छोटे फैक्ट्स को जोड़कर एक नया कंक्लूजन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आया मैथ के अंदर, आपको 2 रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेड्थ दे दी, आपको बोल दिया इनका टोटल एरिया बताओ। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे, देन दूसरे का, एंड सिंथेसिस के अंदर आप दोनों का एरिया क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, तो टोटल एरिया जो हमारे पास आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये किस
वजह से सॉल्व हुआ बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। पहले तो हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, पूरी स्टेटमेंट रीड करेंगे कि स्टेटमेंट के अंदर हमसे पूछा क्या गया है। फिर उसके बाद पूरी स्टेटमेंट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, हमने लेंथ पता कर ली, ब्रेड्थ पता कर ली, सब कुछ पता चल गया हमें बेस्ड ऑन द एरिया 1 एंड बेस्ड ऑन रेक्टेंगल 1 एंड रेक्टेंगल 2। फिर उसके बाद सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हम एरिया 1 फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा। सो दिस इज आवर सिंथेसिस मेथड। डेली लाइफ के अंदर भी हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे हमें चाय बनानी है, सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए चाय बनाने के लिए, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, मिल्क, टी लीव्स, शुगर एंड वाटर, ये चीज़ें चाहिए, ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे चाय के। उसके बाद हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर देंगे और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा टी, वो तैयार हो जाएगा। मैक्सिम क्या है इसका, नोन टू अननोन। ठीक है, जो चीज़ें हमें पहले पता है उससे हम अननोन की तरफ जाते हैं, और फ्रॉम पार्ट्स टू होल, पहले छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको कंबाइन करके हम उसको पूरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, हम चीज़ों को जोड़ के देखते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्केल है ये, ब्लूम की टेक्सोनोमी में हमने देखा है, जो सिंथेसिस है बिल्कुल लास्ट लेवल पे जाता है। ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो भी सारा काम करेगा वो स्टूडेंट करेगा, क्योंकि क्रिएशन कौन करेगा, सारे कॉन्सेप्ट उसने सीख लिए, अब क्रिएशन कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा। डेवलप स्पीड एंड एक्यूरेसी, अब बार बार जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेगा, इससे उसकी स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप होगी। रिजल्ट बेस्ड है ये, इसके अंदर जो मेन फोकस है हमारा रिजल्ट पे रहेगा। ठीक है, उसके स्टेप्स के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, मेमोरी बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने 3 टेक्निक्स को सीखा, एनालिसिस, सिंथेसिस और डिडक्टिव। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। Please like and share the video. Subscribe my channel. Thank you.